नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाईपीके में। और आज हम इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यानी कि हर बार इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने से पहले हम थोड़ा पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दिन था 31 दिसंबर 1600। और 31 दिसंबर 1600 को लंदन यानी कि इंग्लैंड के लंदन शहर में एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम प्रदान करती है। और प्रारंभ में इसमें 217 अधिकारी होते हैं, यानी कि 217 भागीदारी होते हैं। वैसे तो इस कंपनी की स्थापना भिन्न भिन्न देशों से व्यापार के उद्देश्य से की गई थी और मुख्य तौर पर भारत के साथ व्यापार के लिए की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ में भारत की राजनीति में भी कदम रखना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि 1600 के बाद यानी कि इसके अधिकार भारत आते हैं। और भारत में आने के बाद उस समय जो भारत के मुगल बादशाह जहांगीर से ये व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे ये भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं भाई। लेकिन साल 1757 में प्लासी नामक स्थान पे यानी कि प्लासी नामक स्थान पे एक युद्ध होता है, जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में कंपनी के अधिकारी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव चतुराई से इस युद्ध को जीत लेते हैं। और जैसे ही ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीत लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजनीति में दखल प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे ये बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। लेकिन 1764 में एक युद्ध होता है, जिसको हम किस नाम से जान जाता है, बक्सर के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। और बक्सर और प्लासी के युद्ध के विजय करने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजनीति में पूरी तरह से प्रभाव स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे ये भारत के हर रजवाड़े को जीतना प्रारंभ कर देते हैं और उनके अपने अधीन करना प्रारंभ कर देते हैं भाई। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, पूरे भारतीय रजवाड़ों को अपने अधीन करते करते 1856-1857 यानी कि 1856-1857 आते आते लगभग ये भारत के हर रजवाड़े पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, ये भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। लेकिन 1856 में एक ऐसी घटना घटती है यानी कि जो एक क्रांति का रूप धारण कर लेती है। और उसी घटना को हम तत्कालीन कारण कहते हैं 1857 की क्रांति का। और 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण क्या था, वो था चर्बी वाले कारतूस। हुआ क्या था, 1856 में जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने अपने सैनिकों को जो पुरानी बंदूकों की जगह नई बंदूकें दे दी, यानी कि नई रॉयल एनफील्ड बंदूकें दे दी। और नई रॉयल एनफील्ड बंदूकें देने की वजह से यानी कि जो उन बंदूकों में कारतूस प्रयोग किए जाते थे, उन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन उन कारतूसों पे चर्बी लगी होती थी। और जो चर्बी थी वो मुख्यतः गाय और सूअर की चर्बी होती थी। और गाय और सूअर की चर्बी होने की वजह से जो भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर को मतलब मुसलमान मानते थे भाई। और जो सबसे पहले मार्च 1857 में यानी कि मार्च 1857
मार्च 1857 में बैरकपुर नामक छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया। और अप्रैल 1857 यानी कि अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे को फांसी देने की वजह से ये खबर चारों तरफ फैल गई। और 10 मई 1857 को यानी कि मेरठ नामक स्थान पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जो चर्बी वाले कारतूस है वो प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया। और ये सैनिक यानी कि पैदल चलकर दिल्ली पहुंचते हैं। और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो 1857 क्रांति का मुख्य नेता घोषित कर दिया। और इसी के साथ भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। और भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे 1857 की क्रांति का विद्रोह चालू हो जाता है। और भिन्न भिन्न स्थानों पे जो अंग्रेज थे उनके विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है। और भिन्न भिन्न रजवाड़ों के भिन्न भिन्न राजाओं ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कहते हैं एक स्थिति ऐसी लग रही थी भाई, ये विद्रोह एकदम ऐसा हुआ कि ऐसा लग ही रहा था कि इस विद्रोह में भारतीय जीत जाएंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो विद्रोह था ये सफल ना हो उसका, या फिर 1857 की क्रांति सफल ना हो उसकी। और उनमें से जो मुख्य कारण था नेतृत्व का अभाव, यानी कि जो नेतृत्व का अभाव की वजह से भी ये क्रांति सफल ना हो उसकी। और साथ साथ में जो भारतीय सैनिक थे उनके पास पैसे की कमी थी, और पैसे की कमी के वजह से वो अस्त्र और शस्त्र खरीद नहीं सके। और साथ साथ में भारतीयों के पास ट्रांसपोर्ट का अभाव था, और ट्रांसपोर्ट के अभाव की वजह से वो सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में सक्षम नहीं हुए। और साथ साथ में जो 1857 क्रांति के विफल होने का जो मुख्य कारण था वो था क्रांति का एक साथ ना होना। क्योंकि जो क्रांति थी वो भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न समय पे हुई। और इसी वजह से जो अंग्रेजी सरकार को जो क्रांति को दबाने में सफलता प्राप्त हुई। क्योंकि जब यदि क्रांति एक साथ होती, एक समय पे होती, तो अंग्रेजी सरकार को क्रांति को दबाने में असफलता ना मिलती। और क्रांति को भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न स्थानों पे होने की वजह से जो अंग्रेज सरकार को क्रांति को दबाने में समय मिल गया। और साथ साथ में जो क्रांति का जो समय निर्धारित किया गया था, यानी कि जो डेट थी निर्धारित की गई थी क्रांति का, उससे पहले ही हो जाना भी 1857 की क्रांति के असफलता का मुख्य कारण था। क्योंकि जो क्रांति के लिए जो भाई विद्रोह या क्रांति करने के लिए जो डेट फिक्स की गई थी 1857 की क्रांति उससे पहले ही हो चुकी थी वही, ठीक है ना। इसलिए 1857 की क्रांति असफल हुई। और जो अंग्रेजी सरकार थी उसने इस क्रांति को, इस विद्रोह को बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबा दिया। और जो भी क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया अंग्रेजी सरकार ने उनको मौत के घाट उतार दिया, या उनको यानी कि भारत से बाहर भगा दिया। और जो बहादुर शाह जफर थे जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सरकार ने पकड़ के रंगून भेज दिया। और कहते हैं इस प्रकार जो 1857 की क्रांति को अंग्रेजी सरकार दबाने में सफल हुई। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यानी कि भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक जन चेतना उभर के सामने आती है। और ये विद्रोह आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नींव तैयार कर देता है। और 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद इसकी खबर अंग्रेजों तक पहुंचती है, तो वहां की रानी एलिजाबेथ घोषणा पत्र तैयार करती है। और उस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद भारत की एक दिन की राजधानी बनती है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र उस समय के जो गवर्नर होते हैं लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं। और इस घोषणा पत्र में
जो मुख्य घोषणा की जाती है वो ये की जाती है कि जो भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और जो भारत का शासन है ब्रिटिश ताज के पास सीधा पहुंच जाता है। यानी कि जो भारत में जो शासन की बागडोर थी वो कंपनी से छीन के किसके पास पहुंच जाती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, फिर ब्रिटिश ताज के पास भारत का शासन चला जाता है। और साथ साथ में जो भारत का जो गवर्नर जनरल है उस पद को चेंज कर दिया जाता है या उसको समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल की जगह पे किसको बनाया जाता है, वायसराय को बनाया जाता है। मतलब सिर्फ पद का नाम चेंज किया जाता था, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। क्योंकि जो भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, यानी कि तो लॉर्ड कैनिन था उस समय। और जो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन बना, लॉर्ड कैनिन बना। सिर्फ पोस्ट का नाम बदल दिया गया था, बंदा वही था। तो इस प्रकार 1857 का जो विद्रोह है अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन ये भारतीयों में एक जन चेतना भी पैदा कर गया। और वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और भिन्न भिन्न यानी कि व्यक्तियों ने इसके बारे में भिन्न भिन्न बातें कही। लेकिन यदि मैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता हूँ तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 में होता है। भाई 1885 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यानी कि 1885 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं, ए.ओ. ह्यूम करते हैं। और जो ये ए.ओ. ह्यूम होते हैं ये एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, यही कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1885 में। और 1885 में दिसंबर में इसका अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन वो होता है मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इस सम्मेलन में यानी कि 72 सदस्य भाग लेते हैं। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और इस सम्मेलन के साथ ही भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की जाती है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एक मैप तैयार किया जाता है। और इसी के साथ ही जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है वो प्रारंभ हो जाता है। और ये आंदोलन 1947 में ही समाप्त होता है भारत की आज़ादी के साथ ही। और कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी कि देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर हर साल अधिवेशन होते हैं और हर अधिवेशन में एक नई रणनीति तैयार की जाती है भाई। और धीरे धीरे जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत में चेतना जागृत हो जाती है। और आता है साल 1905। साल 1905 में भारत के वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन होते हैं। और लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। क्योंकि बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना अपने चरम सीमा पे थी और इसी चेतना को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देते हैं। और बंगाल का विभाजन जो जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्टिव हो जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जो भारत में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है तो बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही भारत में एक नए आंदोलन प्रारंभ हो जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है भाई। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश की वस्तु का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और कहते हैं जब बंगाल विभाजन की घोषणा जो की जाती है और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इफेक्टिव हो जाता है तो इसके विद्रोह में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है। और 16 अक्टूबर को काला दिन और रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं साल 1906 में। साल 1906 में बंगाल के ढाका में एक पार्टी का गठन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं भाई। मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में होती है। कहाँ पे होती है, ढाका में होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, इसकी स्थापना बंगाल के नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां इसकी स्थापना
करते हैं। और 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। लेकिन 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, सूरत में होता है। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है दो भागों में बट जाती है, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल, यानी कि गर्म दल और नरम दल। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, वो तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक गर्म दल था और दूसरा नरम दल था। गर्म दल था वो जो उनका सोच अलग थी और नरम दल वालों की सोच अलग थी। गर्म दलों वालों को उग्रवादी और नरम दल वालों को उदारवादी के नाम से भी जाना जाता है। जो गर्म दल वालों के जो मुख्य नेता थे वो लाल पाल बाल थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों का मानना था भाई अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उदारवादी नेताओं का मानना था भी अंग्रेजों को भारत से दबाने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि अहिंसा नामक तरीके से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाता जाएगा। और इसी विचारधारा यानी कि इसी अलग अलग विचारधारा होने की वजह से कांग्रेस 1906 में दो भागों में बट जाती है, यानी कि गर्म दल और नरम दल भाई, ठीक है ना। उसके बाद साल 1915 आता है और वो दिन था 9 जनवरी 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ पे पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। और इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ पे पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं साउथ अफ्रीका से वही। और 1915 में ही कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, लखनऊ होता है। और इस अधिवेशन में यानी कि जो नरम दल और गर्म दल दोबारा से मिल जाते हैं। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ साथ में मुस्लिम लीग भी साथ आती है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भाग लिया, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन किस अधिवेशन में होता था, वो था 1915 का लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन में दोबारा से कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों गुट एक साथ मिल जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद साल 1917 आता है। साल 1917 में गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं बिहार के चंपारण से भाई, किसके, बिहार के चंपारण से। बिहार के चंपारण से यानी कि बिहार से एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम शुक्ला जी होता है। और शुक्ला जी गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वो बिहार के चंपारण में चले और वहाँ पे जाके अपना सत्याग्रह करें और जो वहाँ की जो किसानों की समस्या उस समस्या को सुने। क्योंकि जो किसान थे यानी कि चंपारण के किसान थे वो 3 कठिया पद्धति के कारण यानी कि 3 कठिया पद्धति के कारण काफ़ी समस्या से ग्रस्त थे। यानी कि बिहार के चंपारण में किस चीज़ की खेती होती थी, नील की खेती होती थी भाई, नील की खेती होती थी। और नील की खेती की वजह से जो अंग्रेजों ने वहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू कर रखी थी और 3 कठिया पद्धति लागू करने के कारण जो किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वो 3 कठिया पद्धति थी क्या, 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या था, 3/20 यानी कि 3/20 यानी कि मान लो किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है तो 20 एकड़ जमीन में से उसको कम से कम 3 एकड़ जमीन पे किसकी खेती करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी भाई। और नील की खेती करने की वजह से जो किसान थी, किसानों की भूमि क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो बंजर हो जाती थी। यदि मतलब किसान नील की खेती करे तो नील की खेती करने की वजह से जो उनकी जमीन की थी वो क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और इसी वजह से यानी कि जो 3 कठिया पद्धति की वजह से जो किसान की दशा थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तो इसलिए गांधी जी कहाँ पे पहुँचते हैं, बिहार के चंपारण में पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके अपना सत्याग्रह करते हैं। और गांधी जी के सत्याग्रह करने की वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने जो 3 कठिया पद्धति है इसको वापस लेना पड़ा भाई। उसके बाद 1918 में, साल 1918 में गांधी जी ने अपना दूसरा प्रारंभ
दूसरा सत्याग्रह प्रारंभ किया खेड़ा से, यानी कि खेड़ा गुजरात से। इसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है भाई। जो खेड़ा सत्याग्रह में क्या था भाई, जो किसानों पे जो अंग्रेजों ने जो कर वृद्धि कर दी थी, यानी कि जो कर वृद्धि कर दी थी, कर वृद्धि करने की वजह से जो किसानों की दशा थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और इसी वजह से यानी कि किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं और वहां पे अपना सत्याग्रह करते हैं। और गांधी जी के सत्याग्रह करने के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है और जो कर वृद्धि अंग्रेजों ने की थी उसको लगभग 3 साल के लिए टाल दिया जाता है भाई। उसके बाद गांधी जी का तीसरा जो सत्याग्रह होता है वो था 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, यानी कि अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है ना। अहमदाबाद में जो कपड़े की मिल होती थी वहाँ पे जो मजदूर होते थे, मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने यानी कि आंदोलन पे उतर आते हैं या फिर सत्याग्रह कर दिया। और उनका आंदोलन मिल मालिकों के खिलाफ था, यानी कि जो मजदूरों और मिल मालिकों के खिलाफ ये आंदोलन था। इसमें जो मिल मालिकों थे उन्होंने मजदूरों का बोनस काट लिया था और बोनस की वजह से उन्होंने ये आंदोलन कर दिया। और गांधी जी इसमें मजदूरों के समर्थन पे मरण अनशन पे बैठ जाते हैं और आखिरकार जो मिलों के मालिकों ने मजदूरों की मांग माननी पड़ी और इसी वजह से इसको अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक ना। उसके बाद आती है साल 1919। साल 1919 साल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अहम साल था भाई। साल 1919 में यानी कि फरवरी में इंग्लैंड में एक एक्ट पारित कर दिया जाता है जिसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेक्ट एक्ट था क्या? रोलेक्ट एक्ट के तहत यदि अंग्रेजी सरकार को किसी भी भारतीय पे यदि संदेह होता है तो संदेह के आधार पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती थी। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था। यानी कि इस कानून में ना अपील ना दलील, यानी किसी प्रकार की कोई अपील और दलील की संभावना ना थी, सीधा उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती थी सिर्फ संदेह के आधार पे। और इस कानून को भारतीयों ने काला कानून माना और जब ये भारत में आया तो इसके विद्रोह में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। और इन्हीं विद्रोह के फलस्वरूप जो पंजाब के मशहूर नेता सत्यपाल को और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन होता है। और इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य जो पंजाब में के मुख्य नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है उसको रिलीव कराना या उसको छुड़वाना होता है। और इस सभा में काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। और इसी सभा पर अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर गोलियां चलवा देते हैं और गोलियां चलवाने की वजह से वहां पे कम से कम 1000 से अधिक, यानी कि 1000 से अधिक निहत्थे और निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी वजह से यानी कि इस कांड को किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब खबर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पता चलती है तो वहाँ लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष होता है और लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसको हंटर समिति के नाम से जाना जाता है, यानी कि हंटर समिति के नाम से भी जाना जाता है या फिर हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हंटर समिति या फिर हंटर आयोग इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो भी इसमें सदस्य भाग ले रहे थे उनमें जो मुख्य सदस्य कौन थे? लॉर्ड हंटर थे। इसलिए समिति का नाम क्या रखा गया? हंटर समिति रखा गया। लेकिन इस समिति ने जो जांच की वो जांच भारतीयों के अनुसार नहीं हुई और जो भारतीय इस समिति से अनुमान लगाए बैठे थे या उम्मीद लगाए बैठे थे वो उस उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतरी और इन्होंने
जो आखिरकार भारतीयों को ही दोषी ठहरा दिया था भाई। तो जैसे ही मतलब जलियांवाला बाग हुआ, तो बाग होने के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय के युवाओं में भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी रोष था, ठीक है ना। उसके बाद आता साल 1920। साल 1920 में दो आंदोलन होते हैं, जिसमें से मुख्य तौर पे पहला असहयोग आंदोलन और दूसरा खिलाफत आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन मुख्य तौर पर यानी कि प्रारंभ किया गया था, वो खिलाफत कमेटी द्वारा किया गया था, यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी द्वारा किया गया था। और खिलाफत आंदोलन था क्या वास्तव में, जो तुर्की था, जो तुर्की में क्या होता था, खलीफा पद होता था, और खलीफा पद को यानी कि जो मुस्लिम समाज काफी मानते थे भाई। तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, जो तुर्की में जो खलीफा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, और पूर्ण रूप से समाप्त करने की वजह से खलीफा पद तो जो मुस्लिम होते हैं इसका काफी विद्रोह करते हैं, और इसको किस नाम से एक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, खिलाफत आंदोलन के नाम से आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। और भारत में भी एक कमेटी का गठन होता है, जिसको अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के नाम से जाना जाता है। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ही खिलाफत आंदोलन का भारत में क्या करती है, आंदोलन का नेतृत्व करती है। और खिलाफत कमेटी के जो मुख्य सदस्य कौन होते हैं, वो होते हैं मुस्लिम लीग के नेता यानी कि अली, ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं भाई। और कहते हैं महात्मा गांधी का भी खिलाफत आंदोलन में जिन्ना को समर्थन प्राप्त था। और जो महात्मा गांधी भी 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के यानी कि प्रारंभ गांधी जी ने कब किया था, 1920 में किया था। असहयोग का मतलब क्या है, गांधी जी ने यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यानी कि लोगों को अपील की कि आप किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सरकार की सहायता ना करो, यानी कि किसी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग ना करो। तो इसलिए इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। यानी कि कोई भी यदि यानी कि सरकारी नौकरी कर रहा तो वो नौकरी का त्याग कर दे, और या फिर जो अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से कोई सेवा कर रहा था उस सेवा से वो मुक्त, अपने आप को मुक्त कर ले। और इस आंदोलन में यानी कि लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जो युवाओं में जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो जोश था, वो जोश अपने चरम पे था। क्योंकि जो जलियांवाला बाग हुआ, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो अंग्रेजों में रोष था, उस रोष को यानी कि इस आंदोलन में काफी देखने को मिला। और जो बड़े बूढ़े हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस आंदोलन में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि भी त्याग दी थी भाई। और ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे चला हुआ था, और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो असहयोग आंदोलन अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा था। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है, उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने एकदम से ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। और वो घटना थी 5 फरवरी 1922, यानी कि 5 फरवरी 1922 को, यानी कि 5 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश की चोरा चोरी, यानी कि चोरा चोरी में यानी कि आंदोलनकारी भीड़ एक थाने में जाती है, और थाने पे यानी कि चारों तरफ से घेर लेती है, और घेर के उसमें आग लगा देती है। और आग लगाने की वजह से वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो जाती है। और इसी वजह से गांधी जी काफ़ी आहत होते हैं, और गांधी जी एकदम इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और महात्मा गांधी द्वारा जैसे ही 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तो लोगों में महात्मा गांधी के खिलाफ भी रोष हो जाता है। और महात्मा गांधी के आंदोलन करने के तरीके से काफ़ी लोग खपा भी होते हैं, और इस वजह से जो गांधी की नीतियों के खिलाफ काफ़ी लोग वापस भी चले जाते हैं भाई, ठीक है ना। और जब गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो उसके बाद एक पार्टी का भी गठन होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्वराज
पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना करने का काम किया था। मोतीलाल नेहरू और MC केलकर ने इस पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेते हैं, तो वापस लेने की वजह से जो भारत के युवा होते हैं, जो युवाओं में जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो रोष होता है, उस रोष को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो गांधी जी से एक अलग रास्ता अपना लेते हैं, जिसको हम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम से भी जाना जाता है। और जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रारंभ होता है वो साल 1922 के बाद ही ज़्यादा प्रारंभ होता है भाई। और जो क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए कुछ क्रांतिकारी यानी कि काफी क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं और एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं भाई। साल 1924 में क्रांतिकारी होते हैं, यानी कि क्रांतिकारी एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या होते हैं, जो क्रांति हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि क्या पार्टी का नाम होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के नाम होता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? साल 1924 में सचिंदर सन्याल इस पार्टी की स्थापना करते हैं। और इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है भाई, जितने भी क्रांतिकारी है उनको इकट्ठा करना और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, ताकि सभी क्रांतिकारी, सभी नौजवान इकट्ठे होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ सकें और अंग्रेजी सरकार से भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करवा सकें। और इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? सचिंदर सन्याल करते हैं। और साथ साथ में इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह भी जुड़ जाते हैं। और साथ में इनके साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव भी इनके साथ आके जुड़ जाते हैं। और ये पार्टी या ये संगठन तब अस्तित्व में आता है जब ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ये रेल से सरकारी खजाना लूट लेते हैं। क्योंकि देखो, जब साल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए यानी कि क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। और धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने एक प्लान तैयार करते हैं। और प्लान के मुताबिक ये क्या करते हैं, जो रेलवे का जो सरकारी खजाना होता है उसको लूटने का ये प्लान तैयार करते हैं। और 9 अगस्त 1925 से एक दिन पहले 10 क्रांतिकारियों की एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि जो 8 डाउन ट्रेन होती है, जो ये 8 डाउन ट्रेन है, जो वर्तमान में सहारनपुर से चलकर कहाँ पे जा रही होती है? लखनऊ जा रही होती है। तो इस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोक के जो सरकारी खजाना होता है रेलवे विभाग का, उसको लूटा जाता है। और सभी क्रांतिकारी इस प्लान को अंजाम लेने के तैयार होते हैं और सभी इसके प्लान के पक्ष में होते हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी ऐसे होते हैं जिसका नाम अशफाक उल्ला खां होते हैं। उनका मानना यह था कि भाई हम जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो अंग्रेजी सरकार हमारे संगठन के खिलाफ हो जाएगी और हमारे संगठन को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो 9 अगस्त 1925 को सभी क्रांतिकारी काकोरी नामक स्थान पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से चल के आ रही होती है, उनके जो 20 रास्ते रोक लेते हैं। और 20 रास्ते रोकने के बाद जो भी सरकारी खजाना होता है उसको वो लूट लेते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाना को लूटा, ना कि किसी आम नागरिक को लूटा, क्योंकि उनका लूट का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारत को जल्द से जल्द अंग्रेजी सरकार से आज़ाद करना। और जैसे ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वैसे ही अंग्रेजी सरकार जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो भी क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ यानी कि पड़ गई। और उन हर एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जी जान लगा दी। और धीरे धीरे जो क्रांतिकारी थे वो पकड़ में आना प्रारंभ हो गए। और इसी प्रकार जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके दोस्त अशफाक उल्ला खां थे, सचिंदर सन्याल थे, उसके बाद ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया।
जिसमें से सचिंद्र सन्याल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन इस कांड के बाद जो भगत सिंह और उसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए और चंद्रशेखर आजाद अपना बेस बदल के भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे रहे और भगत सिंह भी अंग्रेजी सरकार से छुप के भाग के लाहौर आ जाते हैं भाई। और कहते हैं जो चंद्रशेखर आजाद थे अपना बेस बदलने में इतने माहिर थे कि उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लगभग 700 कर्मचारियों को यानी कि नौकरी पे रखा हुआ था। और कहते हैं जैसे ही अंग्रेजों ने धरपकड़ चालू की वैसे ही यानी कि यह संगठन चारों ओर से सुर्खियों में आ गया और भारत के नौजवान इन संगठनों से जुड़ना प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के बाद इनको यानी कि अंग्रेजी सरकार ने सजा सुनाई तो धीरे धीरे ये संगठन भी कमजोर होना प्रारंभ हो गया। लेकिन साल 1928 में जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कलकत्ता दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मिलते हैं और वहां पे मिलने के बाद फिर एक नए संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी भाई। यानी कि जो भगत सिंह ने जो संगठन में सोशलिस्ट नाम जोड़ दिया था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। लेकिन साल 1928 में ही एक घटना भारत में घटती है। उस घटना के तहत भारत में एक नया कमीशन आता है जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है भाई। तो साइमन कमीशन का भारत में विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं और सातों के साथ क्या कितने होते हैं? अंग्रेज अधिकारी होते हैं। यानी कि और साइमन कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज अधिकारी होने की वजह से और कोई भारतीय अधिकारी ना होने की वजह से इस कमीशन का भी भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोह किया गया। और इसका सबसे ज्यादा विद्रोह यानी कि पंजाब में हुआ और पंजाब में इस विद्रोह का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी करते हैं। और लाला लाजपत राय द्वारा जब इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है और ये आंदोलन कर रहे होते हैं तो अंग्रेजी सरकार उन पर लाठियां बरसा देती है। और लाठियां बरसाने की वजह से यानी कि लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगती है और कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु की खबर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को मिलती है तो वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का प्लान तैयार कर लेते हैं। और साल 1928 में ही यानी कि दिसंबर साल 1928 में यानी कि भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह ये क्या गोपाल सिंह, ये तीनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। और उस प्लान के तहत जो लाहौर के एएसपी होते हैं यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एपी सैंडर्स, उसको मारने का प्लान तैयार करते हैं। होता क्या है, दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और उसके दोस्त रोशन सिंह जो लाहौर की जो पुलिस कमिश्नरी है उसका घेराव करते हैं। और घेराव करने के बाद जैसे ही साय के 4 बजे एपी सैंडर्स यानी कि एपी सैंडर्स अपनी बाइक से बाहर निकलते हैं वैसे ही यानी कि राजगुरु उठते हैं और उठने के बाद यानी कि एपी सैंडर्स को गोली मार देते हैं। और जैसे ही राजगुरु एपी सैंडर्स को गोली मारते वैसे ही एपी सैंडर्स बाइक से नीचे गिर जाते हैं और भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह आने के बाद एपी सैंडर्स को 2 और गोली मारते हैं। और जैसे ही भगत सिंह यानी कि एपी सैंडर्स को 2 गोली मारते हैं तो एपी सैंडर्स की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और जो एपी सैंडर्स के जो सहायक पुलिसकर्मी होते हैं वो भगत सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो बीच में चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं और वो उन पुलिसकर्मियों को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी रुकते नहीं हैं और वो भगत सिंह और उसके साथी को पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन पीछे से यानी कि चंद्रशेखर आजाद उन पुलिसकर्मियों को भी 2 गोलियां मार देते हैं और एपी सैंडर के साथ साथ में उसके सहायक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है।
और इस मृत्यु के बाद यानी कि चारों तरफ लाहौर में पर्चे छप जाते हैं और उन पर लिखा होता है, हमें लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। लेकिन अंग्रेजी सरकार इस घटना के बाद सत्ते में आ जाती है और वो क्रांतिकारियों को दरपकड़ करने का प्रयास तेज कर देती है। लेकिन वहाँ पे जब लाहौर में हर जगह पे छापामारी की जाती है, वहाँ पे भगत सिंह अपना बेस बदल लेते हैं और दुर्गा बाबी की सहायता से वो वहाँ से निकल जाते हैं। इनके लाहौर से निकल के ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं। और जब ये वहाँ से निकलते हैं तो जो आप कभी भगत सिंह की जो फोटो देखते हो जिसमें वो कैप डाली हुई होती है, वो फोटो यानी कि उसकी उसी समय की होती है जब वो लाहौर से निकल के कहाँ पे आते हैं, दिल्ली आते हैं भाई। लेकिन साल 1929 में जो अंग्रेजी सरकार एक नया बिल पारित करती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम से जानते हैं, यानी कि पब्लिक सेफ्टी सेफ्टी बिल के नाम से जानते हैं भाई। जो अंग्रेजी सरकार साल 1929 में एक बिल पास करती है जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम से जाना जाता है और इसको भारतीय काला कानून बोलते हैं। और भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है और जो क्रांतिकारी होते हैं वो भी इसका बहिष्कार करते हैं और इस बिल को वापस लेने के लिए और अपनी बात को अंग्रेजी सरकार के पास पहुंचाने के लिए वो एक प्लान तैयार करते हैं। और उस प्लान के तहत यानी कि जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारत की जो उस समय की जो नेशनल असेंबली थी यानी कि वर्तमान में जो संसद है उसमें बम फेंकने का प्लान बनाते हैं। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ चंद्रशेखर आज़ाद इस यानी कि प्लान की अगुवाई कर रहे होते हैं। और भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त भारत की जो संसद होती है या नेशनल असेंबली होती है उसमें प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद जब नेशनल असेंबली में जो सभा चल रही होती है उस सभा में बीच में उठते हैं और उठने के बाद वो जो खाली बेंचों पे बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जैसे ही वो बम फेंकते हैं और बम फटने के बाद वहाँ पे अफड़ा तफड़ी मच जाती है। और चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से आसानी से भाग सकते थे लेकिन उन्होंने भागना उचित नहीं माना और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और जिस समय उन्होंने भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त नेशनल असेंबली में बम फेंका उस समय जो असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे वे, ठीक है ना। और उनका जो भी क्रांतिकारी था उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपनी बात को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना। क्रांतिकारियों का मानना था वे जो अंग्रेजी सरकार थी वो बहरी हो चुकी है और बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने ये धमाका किया था। और उनका किसी भी व्यक्ति की जान लेने का उद्देश्य नहीं था, इसलिए उन्होंने जो बम था वो खाली बेंचों पे फेंका। लेकिन जब भगत सिंह और उसके दोस्त बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया जाता है तो पकड़ने के बाद उनको लाहौर लिया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट में उन पे मुकदमा चलाया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस में और साथ साथ में जो दिल्ली कांड के या दिल्ली बम धमाके के खिलाफ। और कहते हैं जब लाहौर हाई कोर्ट में भगत सिंह और उसके साथियों में मुकदमा चलाया जाता है तो 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह उसके साथी राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। और 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यानी इन तीनों को फांसी की सजा मुकम्मल कर दी जाती है। यानी कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा की तारीख घोषित कर दी जाती है। और जैसे ही लोगों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की खबर मिलती है यानी कि इनको 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जाएगी तो वैसे ही भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर रोष प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है और भिन्न भिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो जाते हैं। और हर कोई नौजवान बूढ़ा यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पक्ष में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन
जैसे ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नेशनल असेंबली में बम करने के फेंकने के बाद पकड़ लिया जाता है, तो जो क्रांतिकारियों का सारा जिम्मा किसके, क्रांति का सारा जिम्मा जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनके कंधों पे आ जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि वे नेशनल असेंबली में बम फेंकने के बाद जो भगत सिंह और उसके साथी बुटकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी दे। और चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि इस बात से, भगत सिंह की इस बात से काफ़ी खफा भी हुए, क्योंकि उनका मानना था कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी गलत दी। और साथ साथ में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों का जो दामोदार था वो किसके ऊपर आ जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आ जाता है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर मिलती है, यानी कि इनको 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी, तो चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी भावुक होते हैं और काफ़ी अंदर से टूट जाते हैं। और वो प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी न किसी तरह मैं चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टलवा दूं। और इन्होंने जो पहला प्रयास किया था वो प्रयास उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी बात रखी, और महात्मा गांधी के पास इन्होंने अपनी दुर्गा भाभी को भेजा। और दुर्गा भाभी गांधी जी से मिलती है और मिलने के बाद आग्रह करती है कि आप उस समय के वायसराय, यानी कि जब साल 1931 में भारत के जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, भाई लॉर्ड इरविन से जाएं और जाने के बाद बात करें और किसी न किसी तरह, यानी कि महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से बात करके किसी न किसी तरह से जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवाएं और इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। लेकिन कहते हैं महात्मा गांधी ने दुर्गा भाभी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। और कहते हैं जब ये खबर चंद्रशेखर आज़ाद को मिली तो वो काफ़ी निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और वो फिर मतलब इन्होंने जो जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के प्रधान, जो जवाहरलाल नेहरू थे जो कांग्रेस के काफ़ी कदावर नेता थे, उनसे मिलने की कोशिश की। और कहते हैं 1931 में, फरवरी 1931 में जो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं। और मिलने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू से आग्रह करते हैं कि आप एक बार गांधी जी से बात करें। और बात करने के बाद वो जो लॉर्ड इरविन है उनसे बात करें, और बात करने के बाद जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है इनकी फांसी को टलवा के उनको उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। और कहते हैं ये वार्ता करने के बाद वो बाहर ही निकले थे, और बाहर अल्फ्रेड पार्क था, अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्त के साथ मंत्रणा कर ही रहे थे कि उसी समय जो इलाहाबाद के सीआईडी, इलाहाबाद के सीआईडी बाबर, यानी कि नोट बहादुर, यानी कि नोट बाबर वहाँ पे आ जाते हैं। और नोट बाबर वहाँ पे आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और पुलिस कर्मियों के बीच में क्रॉस फायरिंग प्रारंभ हो जाती है। और इस क्रॉस फायरिंग में चंद्रशेखर आज़ाद 2 से 3 पुलिसकर्मियों को मार देते हैं। और जब यानी कि भगत सिंह, जब चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक में सिर्फ एक गोली बचती है, तो वो सोचते हैं भाई अंग्रेजी सरकार की गोली से मरने से बेहतर है मैं अपनी गोली से खुद ही मर जाऊं। और उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, यानी कि उन्होंने अपनी बंदूक अपनी कनपट्टी पर रखा और अपने आप को शूट कर लिया। और इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। और वो डेट थी 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी 1931, 23 फरवरी 1931। इस डेट में क्या होता है, जो 23 नहीं सॉरी 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को जो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अपने रिवॉल्वर से शूट कर लिया और उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जब इसकी खबर इलाहाबाद में फैली तो कहते हैं इलाहाबाद की सड़कों पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सभी भीड़ कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, अल्फ्रेड पार्क में इकट्ठी हो जाती है। और जिस पेड़ के नीचे यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पुराने देश के लिए न्यौछावर किए थे, उस पेड़ के नीचे लोगों ने वहाँ से मिट्टी उठा उठा के अपने घर ले जाना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को शूट किया था, वो नीचे जैसे गोली लगने के बाद वो नीचे बैठ गए थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और कहते हैं आधे से 1 घंटे तक किसी भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके ये देख सके
कि चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा है या मर चुके हैं। लेकिन जब एक पुलिस वालों ने साहस करके चंद्रशेखर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई थी और उनके हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिरी हुई थी और वो मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और आखिरकार जो अंग्रेज अधिकारियों ने चंद्रशेखर जी का यानी कि शव उठाया और शव उठाने के बाद बिना किसी को बताए उन्होंने उनका क्या कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। लेकिन जब उनके दाह संस्कार की खबर पब्लिक में पहुंची तो जिस स्थान पे उनका दाह संस्कार किया गया था उनकी जो चिता से जो राख थी लोगों ने वो भी समेटना प्रारंभ कर दिया और भिन्न भिन्न स्थानों के लोग भिन्न भिन्न जगह से आए और उनकी चिता से उनकी राख उठा के अपने घर ले गए। और कहते हैं जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु की खबर लोगों को पता चला तो लोगों में काफ़ी रोष हो गया। और इसके बाद यानी कि जब 24 मार्च 1931 को अंग्रेजी सरकार ने जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की जो सज़ा की डेट निर्धारित की रखी थी तो लोगों में रोष को देखते हुए यानी कि अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 के बजाय 23 मार्च को ही फांसी देने का प्लान तैयार किया। और 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की जो सेंट्रल जेल में यानी कि फांसी दे दी। और कहते फांसी देने के बाद इन्होंने यानी कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शव को यानी कि गाड़ी में डालकर सतलुज नदी के किनारे रावी नदी के किनारे यानी कि इनका दाह संस्कार करने की योजना बनाई। लेकिन उस समय रावी नदी का पानी काफ़ी ऊपर था इसलिए उन्होंने वहाँ से प्लान चेंज करके सतलुज नदी के किनारे इनका दाह संस्कार करने की कोशिश की। लेकिन जब ये दाह संस्कार कर ही रहे थे कि लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल गई और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ को आते देख अंग्रेजी सैनिक हक्के बक्के रह गए और डर की वजह से अंग्रेजी सैनिक जो उनके शव को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, जो तीनों शहीद क्रांतिकारियों का शव अपने पास लेते हैं और उनका एक मतलब सद्भावना तरीके से उनका शव का दाह संस्कार करते हैं। और इस प्रकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये था जो भारत में मुख्य तौर पर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी और जो क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करने के लिए जो अथक प्रयास किया भाई। तो साल 1930 में ही महात्मा गांधी एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। जिसको किस नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस आंदोलन का प्रारंभ है वो प्रारंभ जो गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद होता है। गांधी जी की जो दांडी यात्रा होती है उसके बाद इसका प्रारंभ होता है। दांडी यात्रा जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, ठीक है ना। गांधी जी की दांडी यात्रा का मतलब उद्देश्य क्या था, मतलब जो गुजरात और गुजरात के आसपास के एरिया में जो अंग्रेजों ने नमक कानून बना दिया था और नमक कानून को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। और 12 मार्च 1930 को यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने छिहत्तर अनुयायियों के साथ, जिसमें से एक अमेरिका का पत्रकार भी था, तो साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। ठीक है ना। यानी कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने छिहत्तर अनुयायियों के साथ अपने आश्रम साबरमती से ये यात्रा प्रारंभ की गई। ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी यानी कि दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने मतलब सांकेतिक तौर पर नमक बनाकर इस यानी कि कानून का तोड़ा, यानी कि कानून का विद्रोह किया। और इसके साथ ही गांधी जी ने एक नए आंदोलन का प्रारंभ किया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गांधी जी ने अपनी यात्रा
यानी कि साबरमती से कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। और वो कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे पहुंचे? दांडी में पहुंचे। और दांडी में पहुंचने के बाद सांकेतिक तौर पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और नमक कानून को तोड़ने के साथ ही उन्होंने भारत में एक नए आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया भाई। ठीक है ना। और इसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भारत में चरम सीमा पे था, इसी समय अंग्रेजी सरकार यानी कि एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। और 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि 1930, 1931 और 1932, यानी कि 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, 1930, 1931 और 1932। और यानी कि जो इन तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय ने भाग लिया था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर यानी कि भीमराव अंबेडकर। कई बार पूछा जाता है मतलब वह कौन सा भारतीय था जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, यानी कि वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन गांधी जी ने साल 1931 में इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जो दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस था। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से पहले गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता भी होता है, जिसको यानी कि गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता साल 1931 में होता है। यानी कि इस समझौता के तहत जो गांधी जी अपना आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, और जो भी यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो मुकदमे दर्ज किए थे, वो मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। और इसी के साथ गांधी जी द्वितीय जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। और गांधी जी साल 1931 में यानी कि कांग्रेस की तरफ से यानी कि द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कहाँ पे जाते हैं? लंदन जाते हुए। कहाँ पे जाते हैं? लंदन जाते हैं। लेकिन जब गांधी जी 1931 में लंदन जाते हैं और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, लेकिन भाग लेने के बाद ये कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हो पाती, क्योंकि इस सफल होने का मुख्य कारण ये था, वो था मतलब सांप्रदायिक यानी कि सांप्रदायिक जो चार्ट प्रस्तुत किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। और गांधी जी इस चार्ट को मानने के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए जो द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हो सकी। और जो द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय, और उनका नाम क्या था? मैकडोनाल्ड होता है। मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इसका क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस का वो करते हैं, मतलब आयोजन करते हैं वही। ठीक है ना। लेकिन गांधी जी साल 1931 में दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद वापस भारत आते हैं। और भारत आने के बाद वो दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन उस तरीके से यानी कि लागू यानी कि उस तरीके से उस जोश से वो चल नहीं पाया जिसकी जो पहले चला हुआ था। और आखिरकार साल 1932 में गांधी जी इस आंदोलन को पूर्ण रूप से वापस ले लेते हैं भाई। ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था भाई। ठीक है ना। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब होती है? यानी कि 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, 1930, 1931 और 1932। और 1932 में जब तीसरी कॉन्फ्रेंस भाग होती है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती। लेकिन इन तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति भाग लेते हैं, उनका नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो इन गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तहत जो इंग्लैंड होता है, जो ब्रिटिश होता है, वो भारत को सांप्रदायिक तौर पर बांटने की कोशिश करते हैं। और जो एक चार्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसको सांप्रदायिक चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस चार्ट के तहत जो भारत में जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो सबके लिए अलग अलग यानी कि नियुक्तियां कर दी जाती है। मतलब क्या है? जैसे मुस्लिम को अलग सीट मिलेगी, और जो हिंदू है उनको अलग सीट मिलेगी, और जो दलित थे उनको अलग सीट मिलेगी। मतलब सबकी सीटों का क्या कर दी जाती है? बंटवारा कर दिया जाता है। और इसलिए इसको सांप्रदायिक चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में जो सांप्रदायिक गतिविधियों को रोकने के लिए महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसको हम पूना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है भाई। यानी कि पूना एक्ट कब होता है? साल 1932 में
पूना एक्ट होता है। पूना एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो समझौता होता है वो महाराष्ट्र के पूना में होता है, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, पूना एक्ट के नाम पे जाना जाता है। और गांधी जी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में सफल हो जाते हैं कि वो अलग से चुनाव ना करके हम आपके लिए क्या कर देंगे, रिजर्व सीट कर देंगे। जो पहले जो दलित होते हैं उनके लिए जो रिजर्व सीट की संख्या कितनी थी, 76 थी, और गांधी जी इसको बढ़ाकर कितने कर देते हैं, 138 कर देते हैं। और इस एक्ट को मानने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं भाई। तो इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, पूना एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो गांधी जी का जो मुख्य आंदोलन है वो होता है बार छोड़ो आंदोलन। और बार छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है ना। इसकी कब होता है भाई, इसकी शुरुआत कब होती है, बार छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा होती है और 9 अगस्त से ये लागू हो जाता है। और गांधी जी ने बार छोड़ो आंदोलन में किसकी घोषणा की थी, करो और मरो की घोषणा करी थी। और गांधी जी ने इसको मतलब अंग्रेजों को बाहर छोड़ने के लिए फोर्स किया या फिर अंग्रेजों को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर किया। और कहते भाई जैसे ही गांधी जी ने मतलब बाहर छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो भारत में जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न आंदोलन हुए और हर किसी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की कोशिश की भाई, ठीक है ना। यानी कि जो बार छोड़ो आंदोलन जिस समय यानी कि 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई, वैसे ही इसकी घोषणा होने के साथ ही जीरो हावर के तहत महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया, आगा खां पैलेस मुंबई में रखा गया, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी को नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन जो बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि इस आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने गांधी जी के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। और इस आंदोलन की वजह से जो अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भाई अब हम भारत पे ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने किसी न किसी तरह से गांधी जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी कहते हैं मानने के लिए राजी नहीं हुए। और साथ साथ में जब ये आंदोलन चला हुआ था वैसे वैसे भारत में अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। और इनमें से एक जो महत्वपूर्ण शख्स थे जो काफ़ी उभर के आगे आए वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों की किस में होता है, यानी कि गिरफ्त में होते हैं या फिर नज़रबंद होते हैं, और उस समय क्या होता है, यानी कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध था साल 1939 से लेकर साल 1945 तक चला। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यदि हम विदेशी ताकतों से सहायता प्राप्त करें, यदि विदेश लोग जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं यदि वो हमारी सहायता करें तो उनकी सहायता से हम भारत को आज़ाद करवा सकते हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में किसी न किसी तरह से अंग्रेजी सरकार को धोखा देकर अपना वेश बदल कर कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। वो सबसे पहले भारत से निकलने के बाद वो काबुल पहुँचते हैं और काबुल से वो यानी कि रूस होते हुए कहाँ पे पहुँच जाते हैं, जर्मनी के बर्लिन में पहुँच जाते हैं। और जर्मनी के बर्लिन में पहुँचने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस किससे हाथ मिलाते हैं, यानी कि हिटलर से हाथ मिलाते हैं। और कहते हैं जब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए जाते हैं तो हिटलर से मिलने के लिए जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया जाता है। और सबसे पहले हिटलर का जो बहरूपिया हिटलर से मिलने के लिए आता है और वो बोलता है मैं हिटलर हूँ, तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और कहते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उसको पहचान लेते हैं और वो बोलते हैं मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और भारत से आया हूँ और मुझे हिटलर से मिलना है। उसके बाद यानी कि वो व्यक्ति वापस चला जाता है, फिर एक व्यक्ति आता है और वो पूछता है भाई मैं हिटलर हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा से अपनी बात रिपीट करते हैं और बोलते हैं मैं
सुभाष चंद्र भारत से आया हूँ और मुझे हिटलर से मिलना है। और इस प्रकार जो सुभाष चंद्र बोस है दोनों के दोनों जो उसके बैरोपियों को पहचान लेते हैं और आखिरकार हिटलर आते हैं और हिटलर आने के बाद चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठते हैं और वो बोलते हैं मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं हिटलर से मिलना जाता हूँ। और इस प्रकार वो यानी कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं हिटलर सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि आपने मेरे को पहचाना कैसे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि जो भी आपके बहरूपीय आए थे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो मैं इस उनके हाथ बढ़ाने के तरीके से ही समझ गया था कि वो हिटलर हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति सहायता मांगने के लिए किसी के पास जाता है तो सबसे पहले वो हाथ बढ़ाता है जो सहायता प्राप्त करने के लिए जिसके पास जाता है, ना कि वो व्यक्ति जो यानी कि सहायता दे रहा है या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जिसके पास वो सहायता प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं मतलब इसको पहचान लिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर के बीच में एक बैठक होती है और नेताजी से मतलब हिटलर पूछते हैं कि बोलो आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तब नेताजी ने बताया कि हमारा देश पराधीन है और अंग्रेज़ों का गुलाम है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सहायता से मतलब अंग्रेज़ों को भारत से मुक्त करवा दूँ और आप हमको मतलब हर तरह की वो सुविधा दे जिसकी वजह से मैं भारत को आज़ाद करवा सकूँ। क्योंकि इंग्लैंड है जो ब्रिटेन है वो आपके खिलाफ वो आपका दुश्मन और वो हमारा भी दुश्मन है। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था जो दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था, जो दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस थे और दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली थे वे, ठीक है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र को हिटलर बोलते हैं कि भी जापान से आपकी सहायता जर्मनी से आपकी सहायता करना काफ़ी कठिन है, इसलिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ जापान भी लड़ रहा है तो मैं आपको जापान भेज देता हूँ और जापान के प्रधानमंत्री से बात करता हूँ, वो आपको सैन्य सहायता के साथ साथ में हथियारों का भी सहायता करेंगे और जिसकी वजह से आप भारत को आसानी से आज़ाद करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब वहाँ से कहाँ पे जाते हैं, जापान जाते हैं और जापान में जाने के बाद वो किसका नेतृत्व करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वैसे साल 1942 में कैप्टन मोहन द्वारा की गई थी, लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और इसका चीफ कमांडर का पद हासिल किया। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के क्या थे, सुप्रीम कमांडर थे। और जैसे ही इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और स्थापना के साथ ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को यानी कि 3 बटालियन में बांट दिया और एक बटालियन इसकी महिला बटालियन थी। और इन बटालियन ने यानी कि भारत में आया और भारत में आने के बाद जो अंग्रेजी सरकार से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज धीरे धीरे इन्होंने क्या किया यानी कि भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि सिंगापुर में अपनी एक अंतरिम सरकार की घोषणा की। और अंतरिम सरकार की घोषणा के साथ ही यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी थे और वहीं से इन्होंने यानी कि महात्मा गांधी को संबोधन भी किया था। और धीरे धीरे जब ये आज़ाद हिंद फौज यानी कि आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो इन्होंने अंडमान निकोबार को भी अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। और अंडमान निकोबार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नाम दिए, शहीदी द्वीप और स्वराज द्वीप। और धीरे धीरे ये सेना यानी कि पूर्वी भारत से यानी कि भारत की तरफ बढ़ती जा रही थी। और इन्होंने जैसे भारत की सीमा में प्रारंभ किया तो इन्होंने इम्फाल के मणिपुर तक ये पहुंच गई। और वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना को एक ही नारा दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद। कई बार पूछा जाता है जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और दिल्ली चलो का भी नारा यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सबसे अहम नारा दिया था वो दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। और कहते जो ये सेना कहते दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही थी और इस सेना के मनोबल को देखते हुए ऐसा लग ही रहा था कि ये सेना जल्द से जल्द भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवा लेगी। लेकिन एक ऐसी अनहोनी
घटना घटती है जिसके तहत यानी कि जो इस सेना का मनोबल टूट जाता है। वो क्या होता है भाई, जो 1945 में, साल 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका परमाणु बम गिरा देता है, और परमाणु बम गिराने की वजह से जो जापान है वो सरेंडर कर देता है, और जापान के सरेंडर करने के कारण जो आज़ाद हिंद फौज को पीछे से सहायता मिलनी बंद हो जाती है। और इसी वजह से यानी कि इसी वजह से सहायता मिलने की वजह से जो आज़ाद हिंद फौज के पास जो अस्त्र और शस्त्र की कमी पड़ जाती है। लेकिन कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर भी यानी कि अपनी हिम्मत नहीं हारते, और वो किसी न किसी तरह से रूस जाने की कोशिश करते हैं। और उनका मानना होता है कि यदि मैं रूस चला गया तो रूस से मैं सैन्य सहायता प्राप्त कर लूँगा, और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग जारी है उसको हम जीत लेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ जब विमान में बैठ के रूस जा रहे थे तो बीच रास्ते उनका विमान वियतनाम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और उस विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्मित निधन हो जाता है। और जब ये खबर आज़ाद हिंद फौज के पास पहुंचती है तो आज़ाद हिंद फौज का मनोबल टूट जाता है, और इसी वजह से जो आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ नहीं पाती, और अंग्रेजी सरकार आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देती है। लेकिन लोगों के भारी दबाव की वजह से जो अंग्रेज़ों ने यानी कि मुकदमे वापस लेने पड़े। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज का जो बागडोर संभाली, और आज़ाद हिंद फौज की जो सफलता के कारण जो अंग्रेजी सरकार ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ चुकी थी कि भाई अब हम भारत पर ज़्यादा समय के लिए राज नहीं कर पाएंगे। और साथ में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्र इस युद्ध में चाहे विजय हुए हो, लेकिन इस युद्ध में जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो स्थिति थी काफ़ी डिगमगा गई, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। और इसी वजह से जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन से अपने देश में जो आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, और इसी कारण से जो उन्होंने जो अपने गुलाम देश थे उनकी तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो अपने देश को चलाना उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया, और साथ साथ में जो गुलाम देश थे उनको चलाना उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो गया। और इसलिए उन्होंने ये मन बना लिया कि हम यानी कि जो भी अपने उपनिवेश देश है, जो भी अपने गुलाम देश है, उनको धीरे धीरे आज़ाद कर देंगे। लेकिन साल 1945 के बाद इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे लेबर पार्टी विजय होती है। और लेबर पार्टी होती है जो पहले ही जब इलेक्शन में ही ये घोषणा कर चुकी होती है, यदि हमारी पार्टी विजय होती है जो भी हमारे उपनिवेश देश है उनको हम आज़ाद कर देंगे। और जैसे ही ये घोषणा भारतीयों के पास पहुंचती है तो भारतीय नेता लेबर पार्टी के नीचे नीचे से सहायता करना प्रारंभ कर देते हैं, और इस चुनाव में लेबर पार्टी की विजय होती है। और क्लाइमेट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं, और क्लाइमेट इटली जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे ही वो घोषणा कर देते हैं कि वे हम जल्द से जल्द जितने भी हमारे उपनिवेश देश है हम उनको क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। और इसी उद्देश्य से वो भारत में एक मिशन भेजते हैं जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य होते हैं तीनों ही क्लाइमेट इटली के कैबिनेट के मंत्री होते हैं, और वो भारत दौरे पे आते हैं। और कैबिनेट मिशन के बाद यानी कि कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद ही यानी कि भारत में संविधान सभा का गठन का आयोजन किया जाता है। और कैबिनेट मिशन की स्थितियों के आधार पर ही भारत में कैबिनेट यानी कि जो संविधान सभा का गठन के साथ साथ में भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाता है, या फिर अंग्रेजी सरकार ये प्रस्ताव पारित करती है। और पारित करने के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये था भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 से प्रारंभ हुआ, और आखिरकार 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए भारतीयों ने बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ा, बहुत अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तब जाकर भारत को ये आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, भारत को आज़ादी मिलने के लिए भारत ने बहुत
खोया, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ ही गया जब भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल जीके बाय पीके को सब्सक्राइब करें। तो एट लास्ट धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।